गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर वही प्लेटफॉर्म एग्जाम हैकर्स के नाम पे मैं महेश विश्वकर्मा। सॉल्यूशन चैप्टर पहला है बिलियन पार्ट का। ये आपका चौथा लेक्चर है। चौथे लेक्चर में हम लोग बात करते हैं चौथे लेक्चर में हम लोग बात करते हैं चौथे लेक्चर में बात करते हैं राउल्ट के नियम की। ठीक है, कि राउल्ट का नियम क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट साहब ने जो बताया था कि द्रवों का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, क्या बताया था राउल्ट साहब ने कि द्रवों का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, ठीक है ना, द्रवों का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, द्रवों का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, द्रवों का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, विलयन में विलय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। विलयन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये है आपका राउल्ट का नियम, मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी द्रव है, ठीक है ना, ये आपका एक बर्तन लिया, ठीक है, इसमें हमने द्रव ले लिया। द्रव को जब बेटा हम लोग गर्म करते हैं, द्रव है ये, इसको हम कहते हैं शुद्ध विलायक। क्या बोलते हैं इसको? शुद्ध विलायक। ये आपका जो भी हमने लिक्विड इसमें लिया है, मान लीजिए जल लिया है, तो ये आपका है शुद्ध विलायक। अब इसको जब हम गर्म करते हैं तो इसमें बेटा भाप बनती है। क्या बनती है? इसमें भाप बनती है। तो क्या बताया था राउल्ट साहब ने कि द्रवों का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। अवनमन का मतलब होता है जब इसमें बेटा क्या होगी? गिरावट होगी। क्या होगी इसमें? जब गिरावट होगी तो उसे कहते हैं अवनमन। वाष्प दाब अवनमन विलयन में विलय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। अब ये विलयन है, इसमें मान लीजिए हमने कोई पदार्थ, ठीक है, विलय कर दिया है। क्या कर दिया? विलय कर दिया। जब विलय कर दिया तो ये बेटा बन गया आपका विलयन। तो इसमें दो चीजें हो गई। क्या हो गई? दो चीजें। एक तो हो गया बेटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक, और दूसरा जब ये विलयन बन गया, ठीक है, तो हो गया विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब, दो चीजें हो गई। कौन कौन सी हो गई? एक तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया पहले, ठीक है, और जब हमने विलय पदार्थ डाल के फिर से गर्म किया, वाष्प बनी, ठीक है, उसमें जब अवनमन होगा तो वो कहलाएगा आपका विलयन का वाष्प दाब। ठीक, दो हो गए। तो किसी द्विअंगी विलयन में बेटा जो क्या होता है, ये पी नॉट होता है। क्या होता है? पी नॉट होता है। इसे कहते हैं बेटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या कहते हैं पी नॉट को? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है ना। और विलयन का वाष्प दाब पी एस। पी मतलब वाष्प दाब और एस मीन्स है सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया? विलयन का वाष्प दाब। क्या हो गया? पी एस विलयन का वाष्प दाब। तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा? विलय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। तो फॉर्मूला बनेगा बेटा P0 माइनस पी एस अपॉन P0, पी नॉट भी कहते हैं इसको, ठीक है, बराबर विलयन में उपस्थित मूल प्रवाह। मूल प्रवाह क्या होता है? मूल प्रवाह होता है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये आपका हो गया विलय का मूल प्रवाह, ठीक है ना। अब विलय का मूल प्रवाह हो गया, ठीक है, लेकिन अब क्या कहते हैं कि ये आपका है विलायक, ठीक है, सॉल्वेंट, ये आपका है सॉल्यूट। तो किसी भी तनु विलयन में, ठीक है
एक्स वाई जेड कोई भी तनु विलयन होता है, ठीक है, किसी भी तनु विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। किसी भी तनु विलयन में किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। अतः हम कह सकते हैं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लगभग बराबर होगी कैपिटल एन के, ठीक है ना। कब हो सकती है? जब विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। किसकी मात्रा में? कैपिटल एन की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे अब इसमें क्या है, आगे इसमें क्या देखना है आपको कि जब हमने बता दिया कि P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। चूंकि कैपिटल एन की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है ना बेटा। अब स्मॉल एन को क्या लिखते हैं? स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम अपॉन स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। ये हो गया आपका, ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं? अंदर अंदर का गुणा करते हैं बाहर बाहर का, तो फॉर्मूला क्या बनता है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम बटे, ठीक है, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये बेटा राउल्ट के नियम का फॉर्मूला निकल के आया। नियम हमने आपको बता दिया था कि किसी भी विलायक में, ठीक है, जब विलेय को घोला डाल जाता है तो बनता है वो विलयन, ठीक है। तो द्रवों का आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, ठीक है, विलयन में उपस्थित विलेय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। इसमें बेटा पी नॉट और पी एस आपको हम बता चुके हैं क्या होता है ये, ठीक है। शुद्ध विलायक का वाष्पदाब पी नॉट, विलयन का वाष्पदाब पी एस और पी जीरो फिर वही शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। स्मॉल डब्ल्यू होता है बेटा विलेय का भार। स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है? विलेय का भार ग्राम में, ठीक है ना। और कैपिटल एम होता है विलायक का अणुभार। क्या होता है? विलायक का अणुभार। और कैपिटल डब्ल्यू होता है बेटा विलायक का भार, विलायक का भार। और कैपिटल एम स्मॉल एम जो होती है, ठीक है ना, स्मॉल एम जो होती है वो बेटा होता है, स्मॉल एम बराबर होता है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है। तो बेटा इसमें आपको चारों चीजें हो गई, कौन कौन सी? स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एम और कैपिटल एम। इससे अपन लोग जो है मोल प्रवाह पता चल जाएगा, ठीक है। और राउल्ट के नियम से हम किसी भी द्रव का वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं अब। अब बेटा बात करते हैं हम लोग बान-ठॉप गुणांक की। किसकी बात करते हैं? बान-ठॉप गुणांक की, ठीक है। तो बान-ठॉप गुणांक क्या होता है? बान-ठॉप गुणांक बेटे हर सूत्र में उसको अलाउ कर सकते हैं। बान-ठॉप गुणांक बान-ठॉप साहब ने बताया था, इन्होंने ये बताया था कि किसी भी विलयन में
वियोजित अणुओं की संख्या या अवियोजित अणुओं की संख्या में एक संबंध प्राप्त किया था, जिसे हम लोग वान ट्राप गुणांक के नाम से जानते हैं, और इसको बेटा आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं इसको? आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये आपका होता है वान ट्राप गुणांक। तो आई बराबर बेटा सूत्र होता है कि प्रेक्षित कणों की संख्या, प्रेक्षित कणों की संख्या, कणों की संख्या, ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन सैद्धांतिक कणों की संख्या, या जो कैलकुलेट करते हैं उनके कणों की सैद्धांतिक, ठीक है, कणों की संख्या, कणों की संख्या, ठीक है। अब इसका एक सूत्र और होता है कि अल्फा बराबर वियोजन की मात्रा निकालनी हो। क्या निकालनी हो? वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा के लिए बेटा होगा अल्फा बराबर एन आई माइनस वन, वियोजन की मात्रा होगी बेटा आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। आई यहाँ पे वान ट्राप गुणांक है, वो एन है बेटा कणों की संख्या। एन क्या है इसमें? कणों की संख्या, ठीक है। अब इसको हम आपको यूज करना बताते हैं कि वान ट्राप गुणांक का यूज कहाँ कैसे करना है, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा परासरण दाब। क्या पढ़ा है आपने? परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होता है? पी वी बराबर एन आर टी, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले में हमको प्रयोग करना है तो इसमें आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा परासरण दाब का नियम, किसमें? वान ट्राप गुणांक के नियम के रूप में। दूसरा आपने पढ़ा होगा P बराबर सी आर टी, तो इसमें भी बेटा मल्टीप्लाई आई से कर देंगे, तो ये हो जाएगा परासरण दाब का सूत्र, किसमें? वान ट्राप गुणांक के रूप में। आपने पढ़ा पिछले उसमें लेक्चर में कि डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम। अगर वान ट्राप गुणांक के तरीके से इसको लगाएंगे तो इसमें भी बेटा इंटू कर देंगे हम लोग आई, ये वान ट्राप गुणांक। जैसे हमने कहा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, ये आपका मोलल अवनोम स्थिरांक में संबंध है, ठीक है। तो इसमें भी हम इंटू कर देंगे आई, तो ये हो जाएगा वान ट्राप गुणांक के संबंध में, ठीक है ना। ये आपका हो गया वान ट्राप गुणांक। इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। ये आपके हमने फॉर्मूलेज दिए हैं, ठीक है ना, इनको हम समझाते हैं कि आपको हमने पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि नॉर्मलता का फॉर्मूला दिया है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, ठीक है ना। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयत और बिलियन का आयतन लीटर में, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल एन नॉर्मलता बराबर डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी। वी यहाँ पे लीटर में होगा, आयतन किसमें होगा? लीटर में आयतन होगा, ठीक है। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, तो एन बराबर डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी। क्योंकि तुल्यांकों की संख्या बराबर ये लिखा है ना, तो इसमें तुल्यांकों की संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है, तुल्यांकों की संख्या बराबर संख्या बराबर क्या होता है बेटा? विलय का भार और अपॉन तुल्यांकी भार। क्या होता है? तुल्यांकी भार, ठीक है ना, तुल्यांकी भार। इससे हमने इसको बना लिया W अपॉन ई इंटू वी, ठीक है। इसके बाद आते हैं मोलरता। मोलरता बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, ठीक है। तो इसको दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल एम बराबर W अपॉन एम इंटू वी, और वी बेटा यहाँ पर भी होगा लीटर में, ठीक है। मेन फॉर्मूला आपका यही है, विलय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं एम बराबर W अपॉन एम इंटू वी।
एम यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट होता है किसका, विलेय का। ठीक है, इसके बाद नॉर्मलता तथा मूलरता में संबंध। तो नॉर्मलता और मूलरता में बेटा संबंध क्या होता है, नॉर्मलता मूलरता में संबंध होता है मूलरता इंटू अनुभार, ठीक है, बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। ठीक है, ये नॉर्मलता तथा मूलरता के बीच संबंध है। ठीक है, या मूलरता बराबर क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलता अपॉन संयोजकता। ठीक, इसको अगर ऐसे कराएंगे तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, मूलरता इंटू संयोजकता। ठीक है, अब आ जाइए मूललता। मूललता में क्या है, विलेय के मूलों की संख्या, ठीक है, अपॉन विलायक का आयतन किलोग्राम में, यानी कि आयतन की जगह पे इसको हम भार करते हैं। क्या करते हैं, 1 मिनट लिख लीजिए, ठीक है ना, फिर से देख लीजिए। मूललता बराबर, मूललता को बेटा स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो मूललता बराबर क्या होगा, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या, ठीक है, बटे क्या होगा, विलायक का भार किलोग्राम में होगा, विलायक का भार किसमें, किलोग्राम, विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मूललता बराबर W अपॉन M इंटू कैपिटल W। यहाँ पर बेटा कैपिटल W होता है विलायक का भार किलोग्राम में, स्मॉल w विलेय का भार, और M है आपका मूलक द्रव्यमान। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राउल्ट का नियम, जो अभी हमने बताया था। राउल्ट का नियम पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन और मूललता में संबंध। इसमें वाष्प दाब में अवनमन से विलयन की मूललता अगर ज्ञात करनी हो तो ये सूत्र लगाएंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन मूललता। ठीक है ना, ये लगाएंगे सूत्र। इसके बाद क्वथनांक में उन्नयन से विलयन की मूललता। तो हमने आपको बताया था कि क्वथनांक के का उन्नयन विलयन की मूललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू मूललता, ये केवी मूलल उन्नयन स्थिरांक होता है। ठीक, अब अगर इससे अणुभार की गणना करनी है तो मूललता को हम फॉर्मूला लगा देंगे तो अणुभार की गणना हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हिमांक में अवनमन। ये सारे सूत्र वही लिखे हैं जो हमने आपको पहले ही बता दिए थे। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले वही है जो हमने पहले आपको बता दिए थे, वही फॉर्मूले हैं सभी। ठीक है, आज जो है कुछ डिस्टर्ब कर रहा है वो। ठीक है, ये देखिए हिमांक में अवनमन का भी वही सूत्र है, ये सारे सूत्र हैं, ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये परासरण दाब का है। ठीक है, ये देखिए सारे सूत्र वही है। अब हम आते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल पे बताते हैं। ठीक है ना, क्या आते हैं, न्यूमेरिकल पे आते हैं। जैसे लिखा है, पहला क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली जल में घोला गया है। ठीक है ना, 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मूलरता क्या होगी। तो बेटा इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले वैल्यू पुट करते हैं क्या क्या दी गई है। ठीक है ना, पहले क्या करते हैं, वैल्यू देखते हैं। तो इधर देखिए इसमें बेटा स्मॉल w आपको दी गई है 5.85 ग्राम। ठीक, NaCl, तो बेटा NaCl के लिए अपन लोग निकालेंगे इसका अणुभार। तो Na का कितना होता है 23 प्लस Cl का, ठीक है, 35.5, इनको जोड़ेंगे तो बेटा हो जाएगा 58.5। V कितना दिया है बेटा 200 मिलीलीटर। ठीक है, कितना दिया है 200 मिलीलीटर। अब बेटा इसमें लगाते हैं हम फॉर्मूला, क्या लगाते हैं, मूलरता के लिए कैपिटल M बराबर W अपॉन M इंटू V। तो बेटा मूलरता बराबर W कितना दिया है 5.85 अपॉन अणुभार कितना निकला था 58.5 इंटू आयतन कितना दिया है 200। अब 200 मिलीलीटर है, आयतन रखते किसमें है अपन लोग, लीटर में,
तो लीटर में रखने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है ना। तो बेटा ये इनको काट दीजिए, ठीक है, और इनको इनसे काट दीजिए 0.1, तो कितना आ गया आंसर बेटा, m बराबर 0.5 मोल प्रति लीटर। क्या आया आंसर, मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 मिली जल में घोला गया है, ठीक है ना। 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 मिली जल में घोला गया है, तो इसमें आपको क्या निकालनी है, वही चीज निकालनी है, मोललता निकालनी है ना, सॉरी नॉर्मलता निकालनी है। इसमें क्या निकालनी है, नॉर्मलता। तो बेटा नॉर्मलता क्या फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर W/E इंटू वी, ठीक है। तो नॉर्मलता बराबर W बेटा कितना दिया है, 4 ग्राम, है ना, अपॉन तुल्यांक की बार किसका चाहिए अपन को, NaOH। तो बेटा NaOH का पहले निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो NaOH का अनुवार कितना निकलता है, 40। अब हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि तुल्यांकी भार निकालने के लिए यदि अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है, किसका निकालना है, अम्ल का। यदि अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है तो उसमें देखते हैं कितने H धनायन है। अम्लता या क्षारकता का भाग देते हैं अनुवार में, लेकिन शॉर्ट में क्या होता था, जितने H धनायन दिख रहे हैं वो उसका भाग दे दीजिए, ठीक है। अगर वो क्षार है तो जितने OH आयन दिख रहे हैं उनका मल्टी भाग दे दीजिए। तो इसमें बेटा OH कितने दिख रहा है आपको, 1, तो बेटा तुल्यांकी भार इसका कितना निकल आएगा, 40, ठीक है। तो E कितना हो गया बेटा, 40 इंटू आयतन कितना दिया है, 100 मिली दिया है, ठीक है। इसको लीटर में चेंज कर लेंगे, किसमें कर लेंगे, लीटर में चेंज कर लेंगे। ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से बेटा ये जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा 4, तो इसका आ जाएगा 1 मोल प्रति तुल्यांक। कितना हो गया आंसर, 1 मोल प्रति तुल्यांक। ये तुल्यांक इकाई है इसकी, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए 500 मिली जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। ये थोड़ा सा, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि नाइट्रोजन का अणुभार पे क्या फोकस करना है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या पूछा है इसमें, विलयन में मोलरता। तो बेटा m बराबर ठीक है ना, क्या हो जाएगा, W/m इंटू वी। 1.4 ग्राम ये आपका रहा W, तो m बराबर 1.4 अपॉन, अब क्या है इसमें N2। हमेशा जो है परमाणु अवस्था में नाइट्रोजन नहीं मिलती, जितनी भी गैसें हैं वो द्विपरमाणु होती है, हील उसको केवल अक्रिय गैसों को छोड़ करके। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा होता है वो कितना, 14। अब यहाँ पे N2 होगा, क्या होगा N2, तो कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ रखेंगे बेटा 28 इंटू, अब इसमें बेटा आयतन कितना दिया हुआ है, 500 मिली, कितना दिया है 500, तो 500 ऊपर मल्टीप्लाई करने के 1000 का लीटर में चेंज हो गए, ठीक है। ये बेटा 2 से कैंसिल हो गए, ठीक है, ये आपके 0.2 से कैंसिल हो गए, अर्थात आंसर आ जाएगा 0.1 मोल और प्रति तुल्यांक, ठीक है ना। ये दिया है 0.1 N2 प्रति लीटर मोल प्रति तुल्यांक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नौ ग्राम ग्लूकोज की मोलरता, ये तो सेम वैसा ही सवाल है, ठीक है, फिर भी लगाते हैं इसको, ठीक है ना, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। इसमें क्या करना है हमको, सूत्र वही रहेगा मोलरता का, m बराबर W/m इंटू वी। तो मोलरता बराबर W कितना है, 9 ग्राम, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180, आयतन कितना दिया है बेटा इसमें 100 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर 1000 से, मिल जाएगा किलोग्राम में या लीटर। अब हम बात करते हैं 180 कैसे आया। ग्लूकोज का बेटा जो फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो C का कितना होता है 12 परमाणु भार इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6, तो 12 छंग
72 प्लस 12 और प्लस 16 छक्का 96, 6 2 8 2 10, कितना हो गया 180। इस प्रकार से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते, कितना आया 180। ये बेटा इनसे 2 कैंसिल कर दीजिए, ये भी हो गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18। आंसर बेटा कितना आ जाएगा, ये कितना दिया है उतनी आंसर आ जाएगा, बराबर 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। यूरिया का भारानुसार, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, यूरिया का भारानुसार, ठीक है, यूरिया का भारानुसार जल का मूल प्रवाह ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों के करने हैं, जल का और यूरिया का। तो बेटा क्या करते हैं, मूल प्रवाह का सूत्र देखते हैं। जैसे लिखा है एक्स यूरिया, यूरिया मतलब हो गया बेटा मूल, ठीक है, मूल प्रवाह एक्स, क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्लू कितना है, सूत्र लगा दो पहले, एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, ये आ गया विलय के लिए सूत्र। ठीक है, विलय का मूल प्रवाह निकालने के लिए। तो बेटा इसको हम तोड़ लेते हैं, स्मॉल एन बराबर क्या होता है, स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम, इसमें भी हो जाएगा स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम प्लस ये हो जाएगा आपका कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। 6 ग्राम लिखा है, भारानुसार का मतलब होता है ये 6 ग्राम आपका दिया है, क्या स्मॉल डब्लू 6। यूरिया का अनुवाद, यूरिया का बेटा सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, ये क्या है आपकी यूरिया। तो यूरिया का अनुवाद कितना निकलता है 60। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपको मॉलिक्यूलर वेट में 60 अपॉन 6/60 प्लस, अब बेटा देखो टोटल विलयन आपका कितना होगा 100 ml होगा, क्योंकि कितना दिया है परसेंटेज में दिया है, तो टोटल विलयन कितना हो जाएगा 100 ml। 100 ml टोटल विलयन हो गया। अब विलय इसमें कितना है बेटा 6, तो जब हम लोग विलायक की मात्रा निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे विलायक की, तो विलायक बराबर हो जाएगा बेटा 100 माइनस 6, कितना आया बेटा 94। ठीक है, तो यहाँ विलायक का भार कितना हो गया बेटा 94। अब विलायक है कौन इसमें, जल, जल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। इनको डिवाइड कर दीजिए, 0.1 0.1 और ये आ जाएगा 5.2, तो कितना बचा 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 5.2, कितना आ जाएगा बेटा, इसको जोड़ देंगे तो 1/53 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ये किसका, विलय का मूल प्रवाह। ठीक है ना, ये किसका आ गया विलय का मूल, इसका अगर भाग देंगे तो बेटा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल भार से इसका घनत्व कितना दिया है। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या दिया है कि 96%, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है भार से, भार से मतलब होता है वेट बाई वेट, ठीक है ना, भार अपॉन भार का अपेक्षित घनत्व न दिया है, मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। सबसे बढ़िया तरीका तो एक, अब बेटा आपको हम बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से चलते हैं। इसमें बेटा मोलरता के लिए एक सूत्र लगाते हैं, m बराबर P इंटू डी इंटू 10 अपॉन स्मॉल एम। स्मॉल एम किसका, जो इसमें विलय है, ठीक है ना। तो P बेटा परसेंटेज कितना दिया है 96, ठीक है ना, इंटू अब क्या दिया है इसमें डी कितना है, डी होता है बेटा घनत्व 1.84 इंटू 10 अपॉन सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का मूल प्रवाह कितना होगा बेटा 98, ठीक है ना, कितना होगा 98। इनका कैलकुलेशन करेंगे 96 इंटू 18.4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 आ जाएगा बटे 98। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे बेटा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 18 मोल प्रति लीटर, क्या आ जाएगा मोल प्रति लीटर, इसको कैलकुलेशन कर लेना 18 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसमें नॉर्मलता की, किसकी बात करते हैं, नॉर्मलता की बात करते हैं। तो नॉर्मलता के लिए बेटा सूत्र होता है नॉर्मलता बराबर, ठीक है, क्षारकता, क्या क्षारकता और इंटू मोलरता, क्या होता है क्षारकता इंटू मोलरता। तो बेटा n बराबर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता कितनी होगी 2, क्योंकि 2H है इसमें, तो 2 इंटू मोलरता बेटा कितनी निकली 18, तो नॉर्मलता कितनी आएगी 36 मोल प्रति तुल्यांक।
ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए 93%, इसमें बेटा वेट बाई वॉल्यूम है। क्या है इसमें? 93% दिया, ये वेट बाई वॉल्यूम है। 1 लीटर विलयन की मोललता का परिकलन कीजिए। इसमें बेटा मोललता दी है, ठीक है ना। तो मोललता दी है, तो इसके लिए देखते हैं मोललता कैसे निकालते हैं। मोललता कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं कि अपने पास में बेटा क्या है, स्मॉल डब्लू बराबर कितना दिया है, स्मॉल डब्लू बराबर बेटा दिया है 93% या 93 ग्राम, ठीक है ना। डब्लू अपॉन आया था ना, वेट बाई वॉल्यूम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वेट बाई वॉल्यूम। तो क्या करना है, इसमें 1 लीटर दिया हुआ है, के परिकलन कीजिए, किसकी करना है, कीजिए, देखो आ रहे हैं। इसमें क्या करना है आपको, मूललता का परिकलन करना है, ठीक है। तो मूललता के लिए बेटा सूत्र क्या होता है, स्मॉल डब्लू तो हमने बता दिया इतना है, ठीक है। अब इसमें आयतन विलायक का भार निकालना है। क्या निकालना है, विलायक का भार, यानी कि कैपिटल डब्लू अगर आपको मिल जाएगी तो फिर हमें पूरा सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। तो कैपिटल डब्लू सबसे पहले निकालते हैं बेटा, क्या, विलयन का भार। क्या निकालते हैं, विलयन का भार। तो विलयन का भार बेटा क्या सूत्र लगाएंगे इसमें, इसमें लगाएंगे कितने परसेंट में होगा टोटल विलयन, 100, तो 100 इंटू घनत्व कर देंगे। घनत्व कितना दिया है इसमें, घनत्व कितना दिया है 1.84। तो बेटा क्या हो जाएगा 100 इंटू 1.84, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 184। ये क्या निकला, विलयन का भार। अब अपन को क्या निकालना है बेटा, इसमें अपन को क्या निकालना है, विलय का भार निकालना है, ठीक है ना। विलय कितना दिया है अपन को 93%, तो ये विलयन का भार है। अगर इसमें बेटा 93 माइनस कर देंगे, कितना कर देंगे, 93% माइनस कर देंगे, तो बेटा वो कितना बचेगा, विलायक जो बचेगा वो विलायक का भार होगा। क्या होगा वो, विलायक का भार। क्योंकि ये अपने पास क्या निकला था, विलयन का भार, ठीक है। ये क्या निकला था आपके पास, विलयन का भार। ये हमने माइनस क्या कर दिया, विलय का भार। क्या कर दिया, माइनस विलय का भार। जब बेटा विलय का भार हमने माइनस किया है तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, विलायक। विलायक कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गए बेटा कितना बचेगा, 1, यहाँ कितना बचेगा 9, ठीक है ना। ये आ गया, ये क्या आ गया, विलायक का भार। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मोललता पूछी ना, तो मोललता क्या होती है, स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो बेटा स्मॉल डब्ल्यू कितनी है अपने पास 93%, मोलिकुलर वेट H2SO4 का 98। अब बेटा ये कितना निकला अपना 91, कितना निकला 91। ये बेटा छोटी इकाई होती है ना, ग्राम में होती है, ग्राम में मान सकते हैं, ml में भी मान सकते हैं। ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 1000 का। तो इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे बेटा, तो आंसर आ जाएगा आपका 10.43। ये आपका निकल आया क्या, ठीक है, मूललता निकल आएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बेंजीन का हिमांक, ठीक है, 5.40 है, ठीक है। बेंजीन में एक अवाष्यशील पदार्थ घोलने पर उसके हिमांक में इतने की कमी आ जाती है। कितनी कमी आ जाती है बेटा, 0.80 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं कि इसकी पहले हमें क्या निकालना पड़ेगी, मोललता। उसकी मोललता ज्ञात करनी है और अवनमन स्थिरांक भी ज्ञात करना है। ये क्या दिया है, मोलल अवनमन स्थिरांक बेटा आपको ये दिया गया है। ये क्या होगा, इसको धर लिया ठीक है। अब इसमें क्या करना है अपन को देखते हैं कि बेंजीन का हिमांक कितना दिया है, हिमांक दिया है 5.40, ठीक है। और बेंजीन में एक अवाष्यशील पदार्थ घोलने पर उसके हिमांक में इतने की कमी आ जाती है। तो बेटा सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डेल्टा टी, ये नहीं, रुको जरा, हाँ, तो इसमें डेल्टा टी एफ कितना दिया है आपको, डेल्टा टी एफ बराबर दिया 0.80, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या दिया, हिमांक कितना दिया है 5.40, ठीक है। तो इसमें बेटा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अवनमन स्थिरांक निकालना है। क्या निकालना है, विलयन की मोललता एवं, पहले मोललता निकालते हैं। तो क्या सूत्र लगाएंगे, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू
KF इंटू स्मॉल m, ये रही आपकी मूललता, ठीक है ना, ये रही आपकी क्या मूललता। अब बेंजीन का हिमांक कितना दिया है 5.4, ठीक है, और मूललता आपको यहाँ से ज्ञात करनी है, तो मूललता यहाँ से ज्ञात करते हैं, ठीक है। कल इसी क्वेश्चन से फिर शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है।